आधुनिक विश्व के इतिहास में आप सबका पुनः स्वागत है। इटली के एकीकरण के चौथी स्लाइड के अंतर्गत, चौथे चैप्टर के अंतर्गत आज हम इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण का अध्ययन करेंगे। अर्थात कावूर ने एकीकरण करने के लिए जो शुरुआत की थी और प्रथम चरण के अंतर्गत लोम्बार्डी का प्रदेश ऑस्ट्रिया से छीनकर सार्डिनिया में मिला लिया था, वह इटली का एकीकरण का प्रथम चरण था। पीछे की स्लाइड में हमने ये जाना कि किस प्रकार कावूर के नेतृत्व में इटली का एकीकरण प्रारंभ हुआ। कावूर जो सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। सार्डिनिया के दो अलग अलग प्रदेश थे, एक सार्डिनिया और एक दूसरा पीडमांट। इसलिए इसे कई बार संयुक्त नाम से भी पुकारा जाता है, सार्डिनिया पीडमांट, और कई जगह पर इसे केवल सार्डिनिया के नाम से भी जाना जाता है। पीछे की स्लाइड में, पीछे की टॉपिक में हमने यह अध्ययन किया था कि इटली के एकीकरण को लेकर कावूर का निश्चित मत था कि इटली का एकीकरण केवल और केवल सार्डिनिया के नेतृत्व में ही संभव है, नंबर 1। नंबर 2, इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया से मुक्ति जरूरी है। और तीसरा और अंतिम बिंदु जो था वो उसकी सोच का वो ये था कि इटली के एकीकरण के लिए किसी विदेशी राष्ट्र की सहायता की जरूरत है। और इन तीन विचारों को लेकर ही वो आगे बढ़ा और क्रीमिया के युद्ध में उसको किस प्रकार से एक अवसर मिला और उस युद्ध में अपनी सेना भेजकर उसने यूरोपीय राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त की, ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद भी। और किस प्रकार फिर से उसने फ्रांस के साथ प्लेम्बियर्स का समझौता किया 21 जुलाई 1858 ईस्वी में, और उसके बाद सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद जो संधि हुई, उस संधि के परिणाम स्वरूप जो ज्यूरिख की संधि के नाम से जानी जाती है, लोम्बार्डी का प्रदेश पीडमांट को मिला। आज हम इस प्रथम चरण के आगे का अध्ययन करेंगे। यह आप मानचित्र देख रहे हैं। इसमें जो ये लोम्बार्डी का प्रदेश है, आप ये देखेंगे कि ये लोम्बार्डी है, ये वेनेशिया है, और इससे लगता हुआ ये ऑस्ट्रिया। तो इन दोनों प्रदेशों के ऊपर, लोम्बार्डी और वेनेशिया के ऊपर, ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। और प्रथम चरण के अंतर्गत लोम्बार्डी का प्रदेश पीडमांट के अंतर्गत मिला लिया गया, और ये प्रदेश बढ़कर, पीडमांट का क्षेत्रफल बढ़कर लोम्बार्डी में भी समाहित होते हुए इतना विस्तृत हुआ। आज हम दूसरे चरण के अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार से सार्डिनिया में इटली के एकीकरण का दूसरा चरण किस प्रकार पूर्ण हुआ। जब लोम्बार्डी पर सार्डिनिया का अधिकार हो गया, पीडमांट का अधिकार हो गया, तो उसके बाद परमा, मोडेना और टस्कनी में जो वहाँ की नेशनल सोसाइटी थी, जो एकीकरण के पक्ष में थी, राजाओं के विरोध में थी, उन्होंने वहाँ पर विद्रोह कर दिया और वहाँ के शासकों को भागने पर मजबूर कर दिया। जब वहाँ के शासक अपना राज्य छोड़कर भाग गए तो इस नेशनल सोसाइटी ने इन प्रदेशों को सार्डिनिया में मिलाने का प्रस्ताव रखा। इंग्लैंड ने भी इसका समर्थन किया, परंतु ऑस्ट्रिया और प्रशा ज्यूरिख की संधि की पालना चाहते थे, और वो चाहते थे कि जो
यथास्थिति है वो बनी रहे। दूसरी तरफ पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जब सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ और उस युद्ध में प्लेम्बियर्स के समझौते के अनुरूप ऑस्ट्रिया ने सैन्य सहायता दी, फ्रांस ने सैन्य सहायता दी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, परंतु बीच में ही फ्रांस के युद्ध से हट जाने के बाद युद्ध जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसको लेकर काबूल का अपने सम्राट विक्टर इमैनुअल से मतभेद हो गया था और उसके परिणाम स्वरूप काबूल ने गुस्से में आकर प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। और इस प्रकार कुछ समय के लिए काबूल सार्डिनिया की राजनीति से दूर हो गया था। जब परमा, मोडेना और टैक्सनी में इस प्रकार का विद्रोह हुआ वहाँ के शासकों के विरुद्ध, तब तक काबूल 1860 में फिर से प्रधानमंत्री बन चुका था और फिर से उसने अपनी कूटनीति का खेल खेलना प्रारंभ किया। आपको फिर से एक बार मैप की तरफ ले चलते हैं। लोम्बार्डी का प्रदेश सार्डिनिया में मिला लिया गया था और अब जो विद्रोह करने वाले थे उनमें परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रदेश थे। इंग्लैंड के सम्राट ने इसका समर्थन किया, परंतु ऑस्ट्रिया और प्रशा, जो आगे जाकर प्रशा जर्मनी के एकीकरण का नायक बना और उसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, वो चाहते थे कि किसी प्रकार का इन प्रदेशों के ऊपर या उनकी राजतंत्रात्मक या जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और इसलिए काबूल ने फिर से फ्रांस की तरफ आशा की नज़रों से देखते हुए नेपोलियन तृतीय को एक और लालच दिया और वो लालच प्लेम्बियर्स के समझौते के समय दिया गया था वही था, अर्थात सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को दे दिए जाएंगे अगर वह यहाँ पर सार्डिनिया का समर्थन करता है। तो हमने प्लेम्बियर्स के समझौते में देखा था कि उसमें भी सेवाई और नीस के प्रदेश देने का लालच नेपोलियन तृतीय को दिया था काबूल ने, और उसके बदले में नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सार्डिनिया के संभावित युद्ध में सैन्य सहायता देना भी स्वीकार किया था और जो युद्ध हुआ उस युद्ध में सैन्य सहायता, तो काबूल ने सेवाई और नीस के प्रदेश फिर से नेपोलियन तृतीय को देने का लालच दिया। पीछे के चैप्टर में हमने देखा था कि प्लेम्बियर्स के समझौते के तहत काबूल ने सेवाई और नीस के प्रदेश फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को देने का वादा किया था यदि फ्रांस सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के मध्य होने वाले युद्ध में सैन्य सहायता दे तो। और फिर दोनों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया उसमें फ्रांस ने सैन्य सहायता भी दी, परंतु उसके बीच में ही युद्ध से हट जाने और ऑस्ट्रिया के साथ विले-फ्रैंका की संधि कर लेने के कारण काबूल फ्रांस से नाराज़ हो गया और उसने नेपोलियन तृतीय पर प्लेम्बियर्स का समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उसने स्वयं भी सेवाई और नीस के प्रदेश फ्रांस को देने से इनकार कर दिया। अब बदले हुए माहौल में जब परमा और मोडेना और टस्कनी ने सार्डिनिया के साथ विलय का प्रस्ताव रखा, तब काबूल ने फिर से फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को सेवाई और नीस देने का प्रस्ताव रखा और इस समय शर्त ये रखी कि वह इन तीनों प्रदेशों के
सार्डिनिया में विलय के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। नेपोलियन तृतीय उसके लालच में आ गया और उसने उसकी सहमति प्रदान कर दी। इंग्लैंड पहले से ही उनके विलय का समर्थन कर चुका था। परिणाम स्वरूप काबूल ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के विरोध को दरकिनार करते हुए मार्च 1860 में एक जनमत सर्वेक्षण करवाया और उस जनमत सर्वेक्षण के तहत स्वीकृति प्राप्त करके परमा, मोडेना, टस्कनी, उलेगनो और पिएगोंजा के प्रदेश सार्डिनिया में मिला लिए गए और फ्रांस के साथ जो हुई समझौता उसके तहत सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस में मिला दिए गए और इस प्रकार एकीकरण का दूसरा चरण पूर्ण हुआ। परंतु इस चरण में काबूल को कुछ विरोध भी झेलना पड़ा और विरोध इस बात का था कि सेवाय और नीस के प्रदेश जो फ्रांस में दिए गए उसका गैरिबाल्डी ने बड़ा विरोध किया, क्योंकि नीस जो था वह गैरिबाल्डी की जन्मभूमि थी और उसके फ्रांस में मिलाने का उसने तीव्र विरोध किया, आलोचना की, ये कहते हुए कि उसे उसी के ही देश में विदेशी बना दिया गया है। परंतु काबूल ने गैरिबाल्डी को मनाने में सफलता प्राप्त की और इस प्रकार इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हुआ, जिसमें परमा, मोडेना और टस्कनी भी सार्डिनिया में मिला लिए गए। लोम्बार्डी पहले चरण में मिला लिया गया था। तो द्वितीय चरण की समाप्ति के उपरांत परमा, मोडेना, टस्कनी और लोम्बार्डी सार्डिनिया के साथ मिल चुके थे और केवल वेनेशिया, नेपल्स, रोम को छोड़कर समस्त उत्तरी इटली पर पिडमांट का अधिकार हो चुका था और इसी के साथ उसका एकीकरण का द्वितीय चरण भी पूरा हुआ। धन्यवाद।